Hello students, welcome to my channel. So class 11 chapter 3 trigonometric function NCERT मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.2 इंट्रो पार्ट हम पढ़ रहे थे। तो पिछले पार्ट में हमने साइन ऑफ एंगल्स, साइन कन्वेंशन, कन्वर्जन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल्स, क्वाड्रेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। बट अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड उसके ग्राफ पढ़ लेते हैं। एक्चुअली ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन हायर लेवल एस्पेक्ट्स, बिकॉज अगर आप ये पढ़ते हैं, ग्राफ की नॉलेज अगर आपको होती है तो चैप्टर जो एक्सरसाइज 3.4 है उसकी 3.4 है उसमें ग्राफ के नॉलेज अगर होती है तो हम एक्सरसाइज को अच्छे से समझ लेंगे। सो ग्राफ हमें पढ़ने हैं। जो ये ग्राफ है मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, तो इनकी नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। सो हम पढ़ते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो ग्राफ हैं स्टूडेंट्स, वो हम अगर देखा जाए तो साइन एक्स एंड कॉस एक्स, ये दोनों ही पे ही डिपेंड करते हैं बाकी सारे फंक्शंस जो भी है हमारे, जो बाकी के अदर 4 जो फंक्शंस हैं वो इन पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि अगर tan x देखा जाए तो tan x तो sin x बाई cos x होता है, और cos x एंड sec जो होते हैं, cos x एंड sec बोथ आर रेसिप्रोकल। ये तो साइन का रेसिप्रोकल होता है एंड सेक जो होता है 1/cos होता है। तो अगर ये दोनों ग्राफ की अगर हमें इनके डोमेन रेंज वगैरह एंड इनके इंटरवल्स की नॉलेज अगर हमें हो तो हम इनके डोमेन रेंज एंड ग्राफ वगैरह को आसानी से समझ लेंगे। तो बेसिकली जो साइन एंड कॉस है, इसकी जो रेंज होती है या डोमेन होती है, एंगल्स जो ये जिस तरह से सबटेंड करते हैं, हम उसको एक यूनिट रेडियस सर्कल के हेल्प से समझेंगे, तब हम आसानी से ग्राफ को समझ सकते हैं। इससे हमें इनकी डोमेन रेंज को समझने में आसानी होगी। तो हम ये एक यूनिट रेडियस का सर्कल ले लेते हैं, यानी कि इसकी रेडियस जो है वो 1 है। यूनिट रेडियस सर्कल, यूनिट रेडियस सर्कल। तो हमने ये एक यूनिट रेडियस सर्कल ले लिया जिसमें एंगल थीटा है, और ये इस तरह से जो सर्कल होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो यहाँ पे जो ये हमने 1 यानी कि अब आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, मैंने पहले भी बताया आपको, ये जो एंगल होते हैं, ये जो सर्कल पे जो एंगल सबटेंड होता है थीटा, ये रेडियन में होता है। यानी कि अगर इसकी रेडियस जो है, रेडियस अगर 1 ली है तो ये जो एंगल है ये भी 1 रेडियन है। डिग्री नहीं होगा, रेडियन, क्योंकि सर्कल पे जो एंगल इस तरह से सबटेंड होता है वो रेडियन में होता है। यानी कि रियल नंबर, जो हमारे रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर यानी कि 1 जो हुआ, एंड ये जो रेडियन में जो एंगल होते हैं, रेडियन, ये एक ही चीज़ होती है। तो आपसे कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम रेडियस तो हमने 1 लिया तो आप एंगल कैसे 1 रेडियन का कह रहे हैं। सो ये एक ही बात होती है, आप इस तरह से कंफ्यूज नहीं होंगे। 1 रेडियन की बात करें या 1 सिर्फ ये रियल नंबर के 1 की बात करें, ये एक ही चीज़ होती है। तो अब ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो हमने 1 रेडियस का ये सर्कल ले लिया, और ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये होते हैं कॉस थीटा कोमा साइन थीटा। यानी कि ये वाला जो पहला होता है ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो यानी कि एक्स के लिए जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी एक्स पे जो वैल्यू बताएगी वो कॉस थीटा के लिए वैल्यू बताएगी। यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये एक्स, एंड ये माइनस एक्स, एंड ये वाई, एंड ये माइनस वाई। तो यहाँ पे अगर हमने यूनिट रेडियस सर्कल लिया है तो यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे वाई तो 0 है। तो आप देखो किस तरीके से आप ये नॉलेज होने के कारण आप आराम से यहाँ पे 0, π/2, 2π, एंड जो अगेन डिफरेंट पाइज पे, यानी डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू आप इस यूनिट रेडियस सर्कल की नॉलेज से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 1, ये हमारा 0 होगा, 0, ये हमारा π/2 है। यहाँ से 0 से स्टार्ट होते हैं ना हमारे एंगल, 0, π/2, एंड ये हमारा 2π होगा, 2π, ये हमारा पाई होगा यहाँ पे, और ये हमारा 2π होगा यहाँ पे, अगेन 2π हो गया, और ये 3π/2 होता है। ठीक है, वैल्यू जो होती है हमारी। सो अगर हम देखें कॉस थीटा की अगर हम वैल्यू निकालनी चाहें, ये 1,0 हो गया। अभी यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 1 है एंड वाई एक्सिस 0 है, और यहाँ पे देखा जाए यहाँ पर वाई एक्सिस 1 है, यानी कि वाई एक्सिस 1 है और एक्स एक्सिस 0 है, यानी कि 0,1 ये हो गया हमारे पास, 0,1 की 1 आ गया हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स। एंड यहाँ पे ये इधर -1, ये माइनस एक्सिस है, माइनस एक्स एक्सिस,
तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या होगी, अगेन हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं कॉस थीटा एंड साइन थीटा, यानी एक्स कोमा वाई होते हैं। तो एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट है, तो यानी कि -1, 0 हो जाएगा, वाई की वैल्यू 0 है यहाँ पे। एंड ये अगेन यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो -1 है, तो ये हो जाएगा 0, -1 कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरह से जो हमें कोऑर्डिनेट्स की जो नॉलेज हमने अपने यूनिट रेडियस सर्कल में, इस यूनिट रेडियस पर्टिकुलर यूनिट रेडियस सर्कल में, हम इस सर्कल की फ़िलहाल बात कर रहे हैं, हम जनरलाइज बात नहीं कर रहे हैं। जनरल में जब हम कोई और रेडियस को अगर हम कंसीडर करते हुए, रेडियस अगर 1 लेते हैं, 1 लिया यानी कि हाफ की अगर हम बात करेंगे तो अलग तरीके से एंगल निकल के आएंगे। तब हम हाफ रेडियस का सर्कल बना के तब हम उसके अकॉर्डिंग जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो निकालेंगे। यहाँ पे हम यूनिट यानी कि रेडियस 1 की बात कर रहे हैं, तो आप इसको जनरलाइज मत करना, बट फिलहाल हम समझने के लिए हम इस तरीके से रेडियस लेके कितने भी एंगल पे अपनी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अगर आप हमने जब इस तरह से अपने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए यूनिट की रेडियस 1 जो हमने ले रखी है उसके अकॉर्डिंग, तो अगर हम यहाँ पे अगर 0 पे cos 0 की अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं कि cos 0 कितना हो गया, 1, cos 0 1 होता है, हमें पता है। तो हम इससे अपनी टेबल भी पूरी निकाल सकते हैं। जो हमने टेबल अपनी रटी हुई है वो हम सर्कल को अगर फील कर लें एक बार इस तरह से यूनिट रेडियस सर्कल को, तो ये 6 वैल्यू तो हम यहीं से निकाल लेंगे। तो cos 0 1 होता है, ये देखिए 1 है यहाँ पे, एंड cos 0 sin 0 0 होता है। तो cos थीटा एंड sin थीटा होते हैं हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स। अगर यहाँ पे हम वैल्यू निकालें तो 1, 0 आएगा, cos की वैल्यू cos 0 1 एंड cos 0 sin 0 0। उसी तरह से यहाँ पे ये π/2 है, तो यहाँ पे अगर हम cos 90 रखेंगे तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है। और आप देखो, अगर आपको याद नहीं होती है, अगर हम इस तरह से सर्कल हमारे माइंड में रहेगा तो हम क्विकली वैल्यू रिमेंबर कर सकते हैं कि cos 90 यानी कि 90 पे यहाँ पे cos थीटा जो हमारा cos थीटा एंड sin थीटा जो हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्चुअली में ये r cos थीटा होते हैं एंड r sin थीटा होते हैं। तो r तो यहाँ पे रेडियस तो हमारा 1 है, और cos थीटा जो है थीटा कितने एंगल जो सबटेंड कर रहा है उस हिसाब से अगर हम देखते हैं 0 पे 0 डिग्री एंगल है, तो cos 0 1 हो गया एंड sin 0 0 हो गया। उस तरह से अगर ये 90 डिग्री का एंगल जब बना रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल अभी तो हमने यहाँ पे सबटेंड किया हुआ है, ये 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री पे जो वैल्यू होती है 30 डिग्री, मान लो ये 30 डिग्री है, तो उस हिसाब से भी यहाँ वैल्यू निकल आएगी। ऐसे 90 डिग्री की बात हो रही है तो cos 90 0 होता है एंड sin 90 1 होता है, ये 90 पे वैल्यू निकल आई। उस तरह से cos पाई यहाँ पे -1, हमें पता है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। नेगेटिव एक्सिस यहाँ पे cos थीटा हमारा यहाँ पे cos थीटा और sin थीटा हमारे एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो -1 cos पाई -1 एंड sin पाई 0। इस तरह से cos 3π/2 यानी कि 270 की अगर बात करें तो वो 0 हो जाता है एंड sin 3π/2 -1 होता है। ये हमने वैल्यू अपने टेबल में भी आपको अपडेट करके दी थी। तो इस हिसाब से हम वैल्यूज़ को फील कर सकते हैं यूनिट रेडियस सर्कल की हेल्प से। इस रेडियस सर्कल से एक चीज़ हमें और पता चलती है, वो क्या होती है स्टूडेंट्स, कि यानी कि ये वाला जो एक्सिस है, यानी ये एक्स एक्सिस जो है, ये इस पे साइन एक्सिस आप देख रहे हो 0 है ना, साइन 0। तो हम इससे हम लिखते हैं कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो और n पाई यहाँ पर जो n है वो इंटीजर से बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू इंटीजर। तो थीटा की वैल्यू जब भी n पाई होगी वो 0 होगी, यहाँ आप ये याद रखेंगे। उस तरह से अगर cos थीटा को अगर हम 0, cos थीटा कहाँ पे 0 होगा, cos थीटा 0 होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 π/2। यहाँ पे cos थीटा 0 होगा हमेशा। ये आप सर्कल को अगर आप एक तरह से फील कर लेते हैं, अपने मेमोराइज कर लेते हैं, तो इस तरह से आप साइन एंड कॉस की वैल्यू को भूल नहीं सकते हैं। और साइन एंड कॉस की वैल्यू अगर आपको याद रहती हैं तो हम tan cot एंड sec की वैल्यू भी आराम से निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से, और जिस तरह से अभी मैंने आपको हमने जब पिछले पार्ट में जब हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सिस होता है, यहाँ की π/2 की ऑड मल्टीपल होती है, वहाँ पे वैल्यूज़ हमारी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। साइन π/2 समथिंग इंटू π/2 या ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस समथिंग, वो चेंज हो जाता है, साइन कॉस में हो जाता है, कॉस साइन में हो जाता है। और जो n पाई वाली होती है, पाई वाली, ये नो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सिस होता है। तो हम ये भी चीज़ें इससे रिमेंबर कर सकते हैं। बस ये इतनी चीज़ें अगर हमें माइंड में
आप बैठा लो तो इस तरह से जो यूनिट रेडियस सर्कल होता है उसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसकी हेल्प से हम किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम क्या कहते हैं अपनी फंक्शंस के जो ग्राफ हैं वो स्टार्ट करते हैं। सो पहला ग्राफ हम बनाएंगे साइन एक्स का। साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, उसकी डोमेन बताएंगे आपको कि डोमेन क्या होती है। रेंज, एक सेकेंड। सो साइन एक्स का फंक्शन का हम ग्राफ पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो साइन एक्स जो होता है स्टूडेंट्स, ये इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू जो होती है इसकी वैल्यू रिपीट्स आफ्टर 2 पाई। मतलब 2 पाई के एक फुल रोटेशन के बाद, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, 2 पाई के फुल रोटेशन के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाती है। तो इसकी जो रेंज होगी, यानी कि हम इसकी वैल्यू के लिए हम कौन कौन सी वैल्यू अपनी जो रख सकते हैं, तो जो जितने भी जो रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि डोमेन में मैंने बताया था, डोमेन जो होता है कि वो जो वैल्यू हम रखते हैं किसी फंक्शन में, जो वैल्यू हम रखते हैं वो डोमेन होती है। यानी कि उसमें हम क्या क्या वैल्यू ऐसी रख सकते हैं जहाँ पर वो डिफाइन है, वो फंक्शन जिस वैल्यू पे डिफाइन होता है हम वो वैल्यूज़ उसमें रखते हैं, तो वो वैल्यू होती है डोमेन। तो इसकी डोमेन होती है रियल नंबर विच इज़ आर से डोनेट करते हैं हम रियल नंबर को आर से डोनेट करते हैं। तो और इसकी जो रेंज होती है वो रेंज होती है क्लोज ब्रैकेट 1,1, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी साइन एक्स की, जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 एंड -1 एंड 1 के बीच में रहेगी। इसके बीच में ही इसकी वैल्यू रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। और इसकी फंक्शन के लिए हम रियल नंबर, यानी कि कोई भी रियल नंबर में जितने वैल्यू नंबर्स आते हैं हम साइन एक्स पे रख सकते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 2 पाई के बाद रिपीट होती है। सो इसका ग्राफ किस तरीके से होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लेते हैं π/2, फिर पाई, देन 3 π/2, देन 2 पाई, एंड अब हम यहाँ आगे ले लेते हैं 5 π/2 भी ले लेते हैं। सो साइन की अगर हम यहाँ पे ज़ीरो है तो साइन जो ज़ीरो से अगर हम देखें, साइन ज़ीरो पे साइन ज़ीरो तो ज़ीरो ही होता है, साइन ज़ीरो डिग्री की वैल्यू ज़ीरो ही होती है। तो बेसिकली ग्राफ हमारा ज़ीरो से स्टार्ट होगा। और वैल्यू में हमने अपनी रेंज में क्या देखा कि इसकी जो रेंज होती है -1 से 1 के बीच ही होती है, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा -1 एंड 1 के बीच में ही पोजेस करेगी। तो अगर हम यहाँ पे ये अपना 1 ले लें एंड यहाँ पे कहीं हम -1 ले लें, तो इसका ग्राफ किस तरीके से जाएगा स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से जाएगा। ये 1 है तो ये इस तरीके से जाएगा, ये यहाँ -1 है, सो ये इस तरीके से जाएगा। सो इस तरह से वैल्यू 2 पाई के बाद ऐसे भी हम आगे भी इसको बना सकते हैं। और 2 पाई के बाद जो भी अब जो ऐसे जो साइनोसॉइडल कर्व होता है ना साइन का, सो इसके बाद वैल्यू रिपीट होंगी। तो हमने देखा कर्व जो है वो -1 से 1 के बीच में ही रिसाइड करेगा। 2 पाई तक इसका पीरियोडिक फंक्शन है। साइन एक्स जो है हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका इंटरवल होता है। तो इसका इंटरवल क्या होगा, इसका इंटरवल अगर आपसे कोई पूछे तो वो 2 पाई होता है। इसका इंटरवल 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होती है, तो ये इसका इंटरवल 2 पाई होगा। ओके, सो नाउ विल स्टडी द नेक्स्ट फंक्शन। नाउ सेकेंड फंक्शन इज कॉस एक्स। कॉस एक्स की डोमेन जो होती है वो भी रियल नंबर होती है, रियल नंबर विच इज़ आर, एंड इसकी रेंज भी -1 से 1 के बीच होती है। और ये इसका जो इंटरवल होता है, इंटरवल 2 पाई होता है, यानी कि इसकी वैल्यू 2 पाई के बाद रिपीट होती है। तो अब इसका ग्राफ देखते हैं हम। ये हो गया π/2, पाई, 3 π/2, 2 पाई, 5 π/2 एंड 3 पाई। इसके बाद आगे रिपीट होंगी वैल्यू। सो इसका ये 1 एंड -1 के बीच में होती है इसकी भी रेंज। और cos 0 1 होता है, हमें पता है cos 0 1 होता है। तो इसका ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा
इस तरीके से एंड इस तरीके से जाएगा। तो इस तरीके से अगेन 2 पाई पे वैल्यू 1 हो जाती है, हमें पता है cos 2 पाई 1 होता है। एंड यहाँ पे इस तरीके से cos पाई -1 होता है। तो इस तरीके से हमारी ये जो ग्राफ है इसका इस तरीके से चलेगा। तो ग्राफ भी अगर आपको रिमेंबर रहता है इस तरीके से तो आप वैल्यूज़ में आपको मिस्टेक्स नहीं होंगी। अब हम पढ़ेंगे थर्ड फंक्शन विच इज़ tan x, और tan x की वैल्यू में पता है sin x बाय cos x। अभी मैंने आपको बताया sin एंड cos के अगर आप ग्राफ पढ़ लेते हैं तो उसी के ही बेस पे बाकी सारे ग्राफ बनेंगे, क्योंकि सारे फंक्शन उन दोनों पे ही डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे tan x की जो वैल्यू होती है वो sin x बाय cos x होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे cos x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाता है cos 0 cos 90 0 होता है ना, यानी कि अगर हमने 90 पे वैल्यू ले ली, 90 पे ये 0 हो जाएगा। एंड 0 होने की वजह से tan x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। नॉट डिफाइंड वैल्यू हमें नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम cos x को 0 होने से बचाते हैं। तो इसकी जो रेंज होगी, सॉरी डोमेन जो होगी, डोमेन में हम क्या लिखते हैं, जो रियल नंबर्स में से जिस वैल्यू पर cos x की वैल्यू नेगेटिव 0 होती है वो हम रियल नंबर से माइनस कर देंगे, तो हमारी जो ये टर्म है वो इनफाइनाइट नॉट डिफाइन नहीं होगी। सो हमने इस वैल्यू को यानी कि 2n+1 π/2 पे cos की वैल्यू 0 होती है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था, पीछे जो हमने यूनिट सर्कल पढ़ा था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि cos की वैल्यू 2n+1 π/2 पे 0 होती है एंड साइन की n पाई पे 0 होती है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट जो हम cot x फंक्शन पढ़ेंगे उसमें से हम n पाई माइनस करेंगे उसके डोमेन में से, और इसकी रेंज जो होती है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होती है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे tan x की वैल्यू जो होती है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं tan x के लिए, मतलब आ सकती है, सॉरी, हमारी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच। तो इसका ग्राफ हम देखते हैं। सो हम tan x का ग्राफ देखें स्टूडेंट्स, तो इसकी जो वैल्यू होती है, हमने देखा tan x की जो वैल्यू होती है 0 से स्टार्ट होती है एंड देन पाई पे जाके अगेन 0 हो जाती है एंड π/2 पे इनफाइनाइट हो जाती है, कि यानी कि यहाँ पे आके इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाती है। तो हम इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा ये हम देखते हैं कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्टूडेंट्स वो इस तरीके से बनेगा कि जैसे कि मानो यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, tan 0 0 होता है, tan 0 पे वैल्यू 0 है, ये 0 है, tan 0 पे 0 है, 0 से ग्राफ स्टार्ट हुआ। मानो tan 30 पे इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, यानी कि 1 से कम होती है, 45 पे आके 1 एंड 60 पे √3 हो जाती है 1.73। तो और आके आते आते π/2 के पास आते आते इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, यानी कि इसमें मिलेगी नहीं। इस तरह से यहाँ पे ये सीधा आगे तक इसके पैरेलल चलेगी, यानी कि वैल्यू अब इसकी नॉट डिफाइन हो गई। तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। नाउ और फिर अगेन ये अगेन आपका पाई पे आके 0 हो जाता है और नेगेटिव, फिर ये इसकी वैल्यू जो है इस तरह से नेगेटिव की ओर भी, नेगेटिव नीचे की तरफ भी इसी तरीके से बढ़ती है। जब नेगेटिव हम वो लेते हैं वैल्यूज़, तो इस तरीके से इसका ग्राफ बढ़ता है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है बनाने में, बट ये आप थोड़ा सा समझोगे तो हो जाएगा। ये पाई पे 0 हो गई वैल्यू अगेन, इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। यहाँ भी नीचे से इनफाइनाइट हो जाती है वैल्यू π/2 पे। इस तरह से अगले इंटरवल में भी ऐसे ही चलेगा। 2 पाई पे फिर 0 वैल्यू हो जाएगी, 2 पाई पे अगेन ये 0 हो जाता है, तो और 5 π/2 पे अगेन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। तो ये हो गया tan x का ग्राफ। ओके, ये tan x का ग्राफ हो गया ऐसे। तो जो इनकी वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग हम
इनके ग्राफ बनाएंगे। और 10x का जो इंटरवल होता है स्टूडेंट्स वो पाई तक होता है, पाई के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होती है, यानी कि इंटरवल ऑफ 10x इज पाई, यानी पाई के बाद इसकी वैल्यू यहाँ से 0 से शुरू हुई, पाई पे आगे फिर 0, देन अगेन ये फिर से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट नेगेटिव में भी जाएगा, नेगेटिव में माइनस इन्फिनिटी तक, एंड पॉजिटिव में पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, एंड फिर आके ये यहाँ 0 हो जाता है। तो इसका इंटरवल जो होता है वो पाई तक होता है। कॉट एक्स का भी सेम होता है, कॉट एक्स का भी इंटरवल जो होता है, सो कॉट एक्स की वैल्यू भी कॉस एक्स बाई साइन एक्स होती है। फोर्थ फंक्शन हमारा कॉट एक्स है, इसका ग्राफ देखते हैं हम, इसकी वैल्यू होती है कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और इसका जो डोमेन होता है उसमें भी हम आर माइनस एन पाई, क्योंकि एन पाई पे साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है और हमें साइन एक्स को 0 होने से बचाना है। अगर ये 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसीलिए हमने रियल नंबर में से एन पाई माइनस कर दिया, जिससे कि साइन एक्स की वैल्यू 0 ना हो पाए और ये नॉट डिफाइन ना हो पाए। और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसकी रेंज होती है। और यहाँ पे ये ओपन इंटरवल लगा हुआ है। ओपन इंटरवल का मतलब आप समझते हैं, सेट्स में पढ़े होंगे आपने कि जो ये इंटरवल ओपन है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी कभी नहीं होगी या इन्फिनिटी नहीं होगी, बट ये उससे नीचे होगी। वहाँ पे वॉइड होता है, ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती। ओपन इंटरवल्स का ये मतलब होता है। सो अब इसका ग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें अब कॉट एक्स की वैल्यू कॉट 10 का उल्टा होता है, तो इसका ग्राफ जो होगा एग्जैक्टली इसका उल्टा बन जाएगा। तो ये इस तरीके से बनेगा, ये भी ऐसे जाएगा, एंड पाई बाई 2 पे अगेन 0 होता हुआ क्योंकि इससे उल्टा यहाँ पे यहाँ पे आके 0 नहीं हो रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटी हो रहा है, तो ये पाई बाई 2 पे 0 हो जाएगा। जहाँ ये इन्फिनिटी हो रहा है वहाँ ये 0 हो जाएगा कॉट, एट जहाँ पे ये 0 हो रहा है वहाँ पे ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे बनता है इसका ग्राफ, इस तरीके से इनफाइनाइट हो गया, और इस तरह से ये फिर अगेन ये पाई से स्टार्ट होगा, ऐसे 3 पाई बाई 2 पे 0, एंड देन इस तरीके से इसका ग्राफ है। जस्ट इसका रिवर्स, क्योंकि इसका रिवर्स होता है तो इसका ग्राफ भी इसका रिवर्स हो गया। देखो पाई बाई 2 पे ये यहाँ पे पाई बाई 2 पे इनफाइनाइट हो रहा था, बट ये पाई बाई 2 पे 0 हो रहा था, ये 0 पे 0 हो रहा था, ये 0 पे 0 है 10, बट कॉट यहाँ पे इनफाइनाइट हो रहा है। उसी तरह से नेगेटिव वैल्यू भी डिसाइड करेंगी जिस तरीके से 10 में बनाई थी, तो जस्ट इसका रिवर्स बन जाता है। और इसका भी इंटरवल जो होता है, इंटरवल ऑफ कॉट एक्स इज पाई, यानी कि इसकी भी वैल्यू पाई के बाद रिपीट करेगी। तो इस तरह से कॉट एक्स का ग्राफ हो गया। सो नाउ स्टूडेंट्स सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स का ग्राफ है, आप इसको एक साथ समझेंगे। आपको पता है सेक एक्स 1 बाय कॉस एक्स होता है, यानी कॉस एक्स का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इस वाले केस में भी कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नॉट डिफाइन हो जाएगा 0 होने से। तो इसकी डोमेन तो वही रहेगी जो हमारी कॉस एक्स, ये इससे पहले जो हमने जो tan x के केस में हमने कॉस को नेगेटिव होने से जो वैल्यू हमने माइनस की थी वो माइनस कर देंगे, एंड कॉस एक्स के केस में भी एन पाई पे वैल्यू साइन की 0 होती है तो हमने उसको माइनस कर दिया। और अब जब रेंज की बात आती है, इसके रेंज में आपको ये दिख रहा होगा, ये थोड़ा आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। एक्चुअली यहाँ पे जो वैल्यू है कि जो सेक एक्स जो होता है कॉस एक्स का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इसका उल्टा होता है। अभी हमने 10 और कॉट में क्या देखा कि जहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो रही थी 10 की वैल्यू, वहाँ पे कॉट की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही थी, एंड जहाँ पर उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो रही थी वहाँ पे कॉट की वैल्यू 0 हो रही थी। तो उसी तरीके से जहाँ पर ये -1 एंड -1 पे इनकी वैल्यू जो इनकी आती थी, यहाँ पे जहाँ पे ये डिफाइन हो रहे थे उसके ये ऑपोजिट वो काम करते हैं, ऑपोजिट, क्योंकि ये ऑपोजिट इन द सेंस इसके रेसिप्रोकल होते हैं, कि जहाँ पर अगर वो 0 होते हैं वहाँ ये इनफाइनाइट होते हैं, या जहाँ पे वो इनफाइनाइट होंगे वहाँ ये 0 होंगे, जैसे tan एंड कॉट में होता है। तो उसी तरीके से सोचिए इसकी जो रेंज है, यानी कि
माइनस इन्फिनिटी एंड -1 से के बीच में होगी, एंड 1 एंड इन्फिनिटी के बीच में होगी। सो इसका मतलब क्या है कि जो sec x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा या तो -1 से कम होगी, -1 से कम होगी, या 1 से ज़्यादा होगी। इतना हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप देखा जाए sec x जो होता है 1/cos x होता है, और cos x की वैल्यू -1 एंड 1 के बीच में डिसाइड करती है। तो अगर हम -1 एंड 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू -1 एंड 1 के बीच में ले लेते हैं, तो उसकी वैल्यू अगर देखें, अगर मानो मैंने 0.5 ले लेते हैं, क्योंकि 1 और 1 के -1 एंड 1 के बीच में तो बहुत सारी नॉट डिफाइंड वैल्यू बहुत सारी रियल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे 0.5, 0.005, 0.0005 हम कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर हम अगर -1 वाला केस हम सजेस्ट कर रहे हैं, तो -1 अपॉन में अगर हम 0.5 लेते हैं तो ये -2 आ जाता है। तो ये हमेशा जो है, हमेशा ये -1 से कम ही आएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 0.005 ले लो तो ये अगेन 200 हो जाएगा, ये -1 से कम ही आएगा, ऑब्वियस है। तो इसीलिए हमने वो वैल्यू जो है -1 एंड 1 वाली वैल्यू को ना लिख के इस तरह से हमने इसका यूनियन लिखा है कि वैल्यू जो होगी -1 से कम और 1 से ज़्यादा आएगी। अगर हम पॉजिटिव केस लेते हैं 1/0.5 लेते हैं तो भी वैल्यू 2 आया, ये हमेशा 1 से ज़्यादा है, ये 1 से ज़्यादा है। तो आप ये वाली अपने दिमाग में ये बात रखेंगे कि जो रेंज का यहाँ पे जो फंडा है वो क्या है, कि जो cos x एंड sec x के केस में भी वही होगा, cos x के केस में भी यही चीज़ वर्क करेगी। इसमें भी जो वैल्यू होगी वो -1 से कम होगी हमेशा, एंड -1 से जो इसकी वैल्यू होती है वो हमेशा कम होती है, एंड 1 से ज़्यादा होती है। इसीलिए इसकी रेंज इस तरीके से डिफाइन होते हैं। ये जब आप इसको डीपली स्टडी करेंगे या इस तरीके से और एग्जांपल्स अपने आप से सॉल्व करके देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये वैल्यू किस तरीके से इनकी आती हैं। और ये यूनियन का साइन लगा, ये इनके बीच की वैल्यू डिसाइड नहीं करेगी, बट इससे कम एंड इससे ज़्यादा। एंड यहाँ पे आपका ये ओपन इंटरवल है, यानी कि ये इनफाइनाइट नहीं होगा, मतलब इन्फिनिटी पे वैल्यू नहीं होगी। इन्फिनिटी पे देखते हो, इन्फिनिटी पे टच नहीं करता है, चलती रहती है वैल्यू। तो ओपन इंटरवल का आपको पता होगा, ये ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। तो अब इसका ग्राफ देखते हैं हम। इसका ग्राफ होता है cos x, यानी कि इन्वर्स ऑफ sec x जो होता है इन्वर्स ऑफ cos x होता है। तो इसका ग्राफ जो होगा इन्वर्स ऑफ cos x हो जाएगा। जैसे कि आप देखो cos x में हमने देखा था ये यहाँ से ऐसे चल रहा था, बट अभी हम देख रहे हैं कि ये इस तरीके से इधर की तरफ झुका हुआ है, बट sec x में हमने देखा ये ऐसे उठा हुआ है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ चलता है। π/2 पे वो 0 हो रहा था, बट ये π/2 पे नॉट डिफाइन हो गया, इन्फिनिटी पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे टच नहीं करेगा, बट ऐसे चलता रहेगा पैरेलल। उस तरह से जहाँ पे ये अगेन पाई पे वो 0 हो रहा था, पाई पे ये -1 है, π/2 पे अगेन यहाँ पे इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी है, इस तरीके से। तो ये हो गया cos x का ग्राफ, रेसिप्रोकल ऑफ sec x का ग्राफ, रेसिप्रोकल ऑफ cos x। उस तरह से sin x का ग्राफ, रेसिप्रोकल ऑफ sin x। इसमें भी आप देखो 1 वैल्यू है, π/2 पे sin 90 1 होता है, sin 90 यहाँ पे वैल्यू 1 डिसाइड कर रही है, एंड sin 0 आपका ये अगर देखें cos x जो होता है sin 0 यानी कि नॉट डिफाइन, यानी 0 पे नॉट डिफाइन हो गया, एंड sin 90 अगर हम 90 रखते हैं तो sin 90 पे 1 हो जाता है, तो ये भी 1/1 तो 1 ही होगा, तो ये 1 आ गया। उसी तरीके से ये जो cos x होता है वो sin x का रेसिप्रोकल होता है, और जो sec x होता है वो cos x का रेसिप्रोकल होता है। तो इस तरीके से हमारे ग्राफ्स थे। आई होप आपको ग्राफ समझ आए होंगे। एंड स्टूडेंट्स, इसमें जो sin x एंड cosec x में भी जो इनके इंटरवल होते हैं, क्योंकि ये रेसिप्रोकल ऑफ cos x है, तो इसका इंटरवल वो 2π होगा, एंड इसका भी इंटरवल 2π होगा। सो
इस तरीके से हमारे ग्राफ थे। आई होप आपको ग्राफ समझ आए होंगे, बिकॉज इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है फ्यूचर एस्पेक्ट से। थोड़ा बोरिंग है बट वेरी वेरी यूज़फुल। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।